हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रूल ऑफ लव का 6 पार्ट शेयर करूँगी। एक्चुअली मैं बताना भूल गई थी, इसमें टॉप वांगजी है और बॉटम विहिंग। ओके, एक्चुअली ये नॉवल काफ़ी लंबी है और इसमें वांगशान के सीन आपको 2-3 एपिसोड बाद ही मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था, तभी म्याम्या उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, एक तो तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए, ऊपर से तुम हमें कहानियाँ सुना रहे हो। तभी विहिंग उससे पूछता है, अब हमें कहाँ जाना है? तब म्याम्या उसे बताती है, अब हमें लाल नदी को पार करना है। ये सुनकर विहिंग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, अब ये क्या भला है? तभी म्याम्या उसे फोर्सफुली उठाती है और कहती है, जल्दी करो, हमें बहुत दूर जाना है। लेकिन भूख के मारे विहिंग के पेट से आवाज़ें आने लगी थी। तभी वो पाउट बना के म्याम्या से कहता है, मुझे भूख लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पेट के चूहे मुझे ही खा दें। ये सुनकर म्याम्या उसे गुस्से में कहती है, नाटक बंद करो, और वो कुछ फल उसे दे देती है जो उसने रास्ते में तोड़े थे। लेकिन विहिंग उन फलों को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता है और वो कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है खाने को? लेकिन म्याम्या इरिटेट होते हुए कहती है, तुम्हें ये नहीं चाहिए ना, लाओ मुझे दे दो। भूख के मारे विहिंग की हालत ख़राब हो गई थी। वो कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं से तो ये बहुत अच्छा है, और वो चुपचाप उन फलों को खाने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ईलिंग की राजकुमारी अपने कमरे में पौधों को पानी डाल रही थी। तभी उसके पास एक बूढ़ी प्रेत आती है जिसका नाम चिनलिंग था। वो झुककर कहती है, राजकुमारी को मेरा प्रणाम। तभी राजकुमारी जो अपने पौधों को पानी डाल रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास चली जाती है और उससे शिकायत करते हुए कहती है, मैंने आपको 1000 बार बोला है कि मुझे राजकुमारी नहीं, मेरे नाम से पुकारिए। लेकिन चिनलिंग, जिसकी नज़रें अभी भी झुकी थी, वो धीरे से बोलती है, मैं आपका नाम कैसे पुकार सकती हूँ? लेकिन वो राजकुमारी उसकी बात काटते हुए कहती है, क्यों नहीं पुकार सकती? माँ के जाने के बाद एक आप ही तो हैं जिसने मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है और जिन पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। मेरे लिए आप मेरी माँ से कम नहीं हैं, इसलिए आप मुझे वेंचिंग कह के पुकारेंगी। तभी चिनलिंग धीरे से नोट करती है और कहती है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं आपको आपके नाम से ही बुलाऊंगी। ये सुनकर वेंचिंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो चिनलिंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलिए मुझे आपको कुछ दिखाना है। तभी वो उसे एक पौधे के पास ले जाती है जो उसके कमरे के कोने में रखा हुआ था। चिनलिंग उस पौधे को देखकर कहती है, ये तो वही पौधा है ना जिसमें 10 साल में एक बार फल लगता है? वेंचिंग मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, और देखिए अब इसमें फल आ गया है। मैंने 10 साल से इसका ख्याल रखा और आखिरकार इनमें फल आ गया। वहाँ पर 2 पौधे रखे हुए थे। चिनलिंग उन्हें देखकर कहती है, पर एक पौधे में फल क्यों नहीं है? तभी वो धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये फल तो किसी भी बीमारी के लिए क्योरेबल है। क्या आपने दूसरा फल तोड़ दिया? ये सुनकर वेंचिंग पैनिक हो जाती है और वो कहती है, नहीं तो, मेरा तो इसमें ध्यान ही नहीं गया। तभी चिनलिंग अपनी आंखें रोल करते हुए कहती है, कल जो दवाई आपने उस लड़के को खिलाई थी, क्या वो यही तो नहीं? सुनकर वेंचिंग की बॉडी ठंडी पड़ गई थी। वो जल्दी अपनी बात को संभालते हुए कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने उस लड़के को कोई दवाई नहीं खिलाई थी। उस टाइम पर वेंचिंग के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। ये बात चिनलिंग नोटिस कर लेती है और वो उससे ज़्यादा सवाल नहीं करती। वो कहती है, अगर आपने ये फल तोड़कर किसी को दिया है तो इसका मतलब वो इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वेंचिंग उसकी बात बदलते हुए कहती है, आपको कुछ काम था? चिनलिंग मुस्कुराती है और कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं आपको उस तलवार के बारे में बताने आई थी। गुप्तचरों से पता चला है कि वो तलवार
नीलिंग पहाड़ियों में ही कहीं है। वहाँ एक गुरुकुल है जहाँ हर साल सभी कबीलों के राजकुमार आध्यात्मिक शिक्षा लेने आते हैं। मुझे लगता है कि वो तलवार वहीं है। तभी वेंचिंग उससे पूछती है तो क्या हमें वहाँ हमला करना चाहिए, लेकिन चिनलिंग उसे मना कर देती है। वो कहती है मुझे लगता है हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अभी हमें ये भी नहीं पता कि तलवार कहाँ है। अगर हमने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया तो हमें हार का सामना करना पड़ सकता है। तो वेंचिंग उससे पूछती है तो आपको क्या लगता है हम क्या करें? चिनलिंग एक बूढ़ी प्रेत थी जिसे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तजुर्बा था। तब वो कहती है अगर आपको ठीक लगे तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ शिष्य बनाकर अपने कुछ प्रेतों को भेजना चाहिए। वो वहाँ जाकर उस तलवार का पता लगा सकते हैं और वहाँ की खुफिया जानकारी भी हमें आसानी से दे सकते हैं। जब हमें तलवार का पता चल जाएगा और हम उनकी कमजोरियों से भी वाकिफ होंगे तो जीतना हमारे लिए आसान हो जाएगा। वेंचिंग उसकी बात से सहमत थी। वो कहती है मैं वहाँ जाऊँगी। ये सुनकर चिनलिंग उसकी बात काटते हुए कहती है नहीं, आपका वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि आप कौन हैं तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वेंचिंग कहती है आप मेरी चिंता मत करिए, मैं प्रेतों की राजकुमारी हूँ, आप बस मेरे जाने की तैयारी करिए। चिनलिंग उसे मना तो करना चाहती थी पर वो राजकुमारी थी और उसकी बात काटना चिनलिंग के बस में नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब वेंचिंग अपने रूम में अकेली थी और वो उस पौधे को देखते हुए कहती है जब मैंने उस लड़के की नब्ज़ पकड़ी थी तो मुझे उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने उसे ये दवाई दी थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ विहिंग था जो वेंचिंग के बारे में ही पूछ रहा था। क्या तुमने सच में उसे नहीं देखा या तुम भूल गए? ये वो उन राजकुमारों से पूछ रहा था। लेकिन सभी राजकुमारों ने एक ही आंसर दिया, जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो हमने उसे नहीं देखा। ये सब सुनकर म्याम्या को बुरा लग रहा था। ओके गाइस, आपको लग रहा होगा कि शायद विहिंग वेंचिंग को पसंद करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था इस स्टोरी में काफ़ी लव ट्रायंगल मिलेगा आपको, लेकिन डोंट वरी, विहिंग वांगजी से ही प्यार करेगा एंड ऑफ कोर्स वांगजी तो विहिंग से ही प्यार करेगा। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ओके। लगभग 3 घंटे लगातार चलने के बाद जब वो नदी के पास पहुँचे तो शाम हो चुकी थी, लेकिन उस नदी का पानी लाल नहीं था। तभी विहिंग म्याम्या से पूछता है तुमने तो कहा था कि हमें लाल नदी को पार करना है, पर मुझे तो यहाँ कोई लाल नदी नहीं दिखाई दे रही। म्याम्या भी कहती है मुझे नहीं पता, उस एनवलप में यही लिखा था। ये सुनकर विंग शॉक होता है और कहता है कौन सा एनवलप? तब म्याम्या उसे बताती है जब मुझे होश आया था तो मेरे पास एक रेड कलर का एनवलप रखा हुआ था, उसमें लिखा था कि हमें लाल नदी को पार करना है और उसमें एक नक्शा था। विंग उसे कहता है लाओ मुझे दिखाओ वो एनवलप। तब म्याम्या उसे कहती है मैंने जैसे ही उसे पढ़ा वो गायब हो गया। ये सुनकर विहिंग का गुस्सा 7वें आसमान में था। वो म्याम्या से चिल्लाते हुए कहता है ऐसे कैसे गायब हो गया वो एनवलप? और तुमने एक कागज के टुकड़े पर भरोसा कर लिया। हो सकता है किसी ने हमें गुमराह करने के लिए उसे वहाँ रखा हो। तुम्हें पता भी है इसका नुकसान हमें अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है। तुम पर भरोसा कर कर हम ऐसी नदी के पीछे आ गए जो है या नहीं हमें यह भी नहीं पता। और वो गुस्से में अपने पाँव जमीन पर मार के वहाँ से चला जाता है। उन लोगों को उस नदी में पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, इसलिए वो रात को वहीं रुकने का सोचते हैं। कुछ देर बाद विहिंग को एहसास होता है कि उसने म्याम्या पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो तो हमेशा से ही उसकी मदद करती आ रही है। अब उसे गिल्टी फील हो रहा था और वो म्याम्या के पास उससे माफ़ी मांगने के लिए चला जाता है। म्याम्या एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो विहिंग की बात से बहुत दुखी है।
विंग उसके पास जाता है और उसके हाथ में एक बटरफ्लाई रख देता है। जैसे ही म्या म्या उस बटरफ्लाई को देखती है वो उसे उड़ा देती है। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने इसे बहुत मेहनत से पकड़ा था और तुमने इसे उड़ा दिया। म्या म्या अभी भी दुखी थी। विंग उससे माफ़ी मांगने लगता है। उसे अपने किए का पछतावा था, लेकिन म्या म्या को विंग के बातों का उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना बुरा उसे अपनी गलती पर लग रहा था। वो सोच रही थी अगर उसकी गलती की वजह से वो क्लाउड रेसेस नहीं पहुंच पाए तो वो अपने भाई से कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन विंग को लगता है शायद वो उसकी बात से दुखी है। तभी वो म्या म्या का हाथ खींचकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। म्या म्या उसे मना करती है पर वो कहाँ सुनने वाला था। अभी लगभग रात के 10 बज रहे थे और वो उसे जंगलों के बीच लेके आया था। म्या म्या को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये कर क्या रहा है। तभी विंग उसके पीछे जाकर उसकी आंखें बंद कर लेता है। म्या म्या विंग के सडन एक्शन से घबरा जाती है और उसका हार्ट बहुत जोर से बीट करने लगता है। उसकी आवाज़ कँपकँपा रही थी। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन विंग उसकी आवाज़ सुनकर उसे टीज करते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? म्या म्या कुछ नहीं बोलती। इतने में ही विंग उससे मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी आदमखोर के सामने नहीं फेंकने वाला। मुझे पता है अगर मैंने ऐसा किया तो तुम भूत बनकर मुझे डराओगे। तुम अभी भी इतनी बुरी दिखती हो, अगर तुम भूत बन गई तो तुम कैसी दिखोगी? मुझे तो ये सोचकर भी डर लग रहा है। ये सुनकर म्या म्या इरिटेट हो जाती है और वो अपनी कोहनी से विंग के पेट में जोर से मारती है, जिससे वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मार क्यों रही हो? सच हमेशा कड़वा ही होता है म्या म्या। म्या म्या कहती है, अगर तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं है तो मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। लेकिन विंग उसकी आंखों से अपना हाथ नहीं हटाता और वो 3 तक काउंट करने लगता है। अब वो म्या म्या से पूछता है, तुम रेडी हो ना? लेकिन म्या म्या का जवाब था, मेरी आंखों से अपना हाथ हटाते हो या नहीं? विंग फाइनली अपना हाथ हटा देता है। जैसे ही म्या म्या आंखें खुलती है तो उसकी आंखों के सामने एक चमक थी, क्योंकि वहाँ पर हजारों की संख्या में फेयरफ्लाइज थी। ऊपर चांद की रोशनी और नीचे फेयरफ्लाइज की चमक। ये देखकर म्या म्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। ये नज़ारा ऐसा था जैसे सितारे जमीन पर हों। म्या म्या उस नज़ारे को बिना पलक झपकाए देख रही थी। तभी वो अपनी नज़रें घुमाकर जब विंग की तरफ देखती है, जो फेयरफ्लाइज को देख रहा था। लेकिन आज विंग को देखकर म्या म्या को एक अजीब सी खुशी हो रही थी। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में हज़ारों बटरफ्लाइज उड़ रही हों। वो चाहती थी कि समय वहीं रुक जाए और वो बस विंग को ऐसे ही देखते रहे। ओके गाइस, ये वो टाइम है जब म्या म्या को विंग से प्यार होता है एंड आगे जाकर वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी करेगी। हो सकता है आगे जाकर आपको म्या म्या के लिए बुरा भी लगे, पर क्या करें यार, लाइफ ऐसी तो होती है, कॉम्प्लिकेटेड। अब रात बीत चुकी थी। दूसरे दिन एक राजकुमार चेहरा धोने के लिए नदी के पास जाता है। सुबह के 5 बज रहे थे। नदी की वजह से आसपास कोहरा था। सुबह ठंड भी हो रही थी। सूरज अभी नहीं निकला था। म्या म्या, विंग और राजकुमार नदी से थोड़ी ही दूर में सोए थे। जानवरों से बचने के लिए उन्होंने आग जलाई हुई थी, जो अब तक बुझ चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ कोयले ही बचे थे जो सुलग रहे थे। थोड़ी देर बाद सूरज की पहली किरण जब नदी पर पड़ती है, तब एक राजकुमार चिल्लाते हुए आता है। वो घबराया हुआ था और वो जल्दी जल्दी सबको उठाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि सब लोग जाग गए थे, पर विंग, उसकी नींद ऐसी थी अगर उसके सामने सुनामी भी आ जाए तो वो अपनी एक आँख ना खोले तो वो उस राजकुमार के चिल्लाने से क्या उठता। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में।
और आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।